के सीईओ मिहिर वोरा हैं, जिनके पास करीब 3 दशक का अनुभव है। इक्विटी, फिक्स इनकम, रियल एस्टेट, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, सभी एसेट क्लासेस में शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, एबी सन लाइफ म्यूचुअल फंड, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, यहाँ भी ये काम कर चुके हैं। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है मार्केट को देखकर? एक साल से इंडेक्स लेवल पर पैसा नहीं बनाए, हालांकि इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर्स में भले ही बनाओ, और ये कब तक आपको लग रहा है कि मार्केट इस तरीके से इस रेंज में वॉलेटाइल रहेगा, और किस तरीके से हमारी मार्केट अंडर परफॉर्म जो कर रही है वो इस स्लम्प से बाहर आ पाएगी? नमस्कार अनुज, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। मार्केट एक इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है। क्या हुआ है कि 3 और 5 साल के रिटर्न्स देखें तो काफी बहुत ही ज्यादा हेल्दी रिटर्न्स दिए हैं मार्केट ने। तो थोड़े महीने या थोड़े क्वार्टर्स कंसोलिडेट करे बाजार तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और ये भी बात सही है कि पिछले साल जो थोड़ा गवर्नमेंट स्पेंडिंग और कंजम्पशन में स्लो डाउन आया था, उसकी वजह से हमने अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो जितनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं हुई थी। लेकिन अगर अगर हम गोइंग फॉरवर्ड देखें तो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे गवर्नमेंट का फोकस बड़ा है। जीएसटी टैक्स रेट्स की बात कर रहे हैं हम, जो बजट में कट किए थे मिडिल क्लास के लिए। जीएसटी कट की भी बात हो रही है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से जो काउंटर सिक्लिकल मेजर्स जो है गवर्नमेंट वो ले रही है। गवर्नमेंट की जो कैपेक्स स्पेंडिंग थी वो तो वैसे ही हेल्दी रही है, और आत्मनिर्भरता की वजह से भी काफी सारी चीजें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में आ रही हैं। तो ये एक पॉजिटिव आउटलुक गवर्नमेंट और आरबीआई का है कि भाई हमें ग्रोथ को सपोर्ट करना चाहिए। मॉनसून सीजन ठीक ठीक जा रहा है मेरे ख्याल से। बिजी सीजन में जो सेकंड हाफ में हम डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो एक डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड रिकवरी का माहौल बन रहा है। लेकिन ऑन द अदर साइड अनिश्चितताएं भी है। ग्लोबली अगर देखें, बहुत बड़ा एक मूव हुआ है। जो ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स हैं, जो लॉन्ग बॉन्ड यील्ड्स है ग्लोबली, 10 ईयर और 30 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस में, यूरोप में, जापान में, वो काफी 10-15 साल के हाईस पे चल रहे हैं। और हाई इंटरेस्ट रेट जब होते हैं तो दोस टिपिकली टेंड टू बी अ ड्रैग ऑन द ग्लोबल मार्केट्स। और करेंसी भी फॉर एग्जांपल अनसर्टन रहती है, रुपी वीक हो सकता है ऐसे माहौल में। तो और प्लस जो टैरिफ की जो नेगोशिएशंस है वो भी तो ऑनगोइंग है। वो थ्रेट भी हमारे सर पे है। तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक स्ट्रेंथ और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में बाजार घूम रहा है। इसलिए एक अनिश्चित दौर चल रहा है। मेरे ख्याल से 1 महीने 2 महीने में काफी सारी आइटम्स पे क्लैरिटी आ जाएगी, और बाजार को अपने नॉर्मल जो मोमेंटम है उसमें जाने की उम्मीद हम रख सकते हैं। एक दिक्कत जो मार्केट की रही है वो है बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। यहाँ आपके हिसाब से क्या दिक्कत है? ये क्यों नहीं चल रहे हैं, और यहाँ पर क्या भी होगा आपका? तो सबसे बड़ा पॉजिटिव प्राइवेट बैंक्स में ये है कि बैलेंस शीट क्वालिटी बहुत अच्छी है। वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। 2 साल से करीबन अंडर परफॉर्म किए हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। सो क्वालिटी और कैपिटलाइजेशन वैल्यूएशन में कोई इश्यूज नहीं है। मेरे ख्याल से इंडियन बैंक्स आर अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ऑपरेशनली एज वेल एज फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ द बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। एक ही जो चीज जो ड्रैग कर रही है सेक्टर को वो है क्रेडिट ग्रोथ। और क्रेडिट ग्रोथ जो हम कहते हैं वो जीडीपी ग्रोथ के साथ लिंक्ड है। लेकिन आप फिर कहेंगे कि जीडीपी ग्रोथ तो पिछले क्वार्टर का बहुत अच्छा आया था। उसका उसका रीजन बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो इन्फ्लेशन है वो डब्ल्यूपीआई लेवल पे काफी लो चल रही है। तो जब इन्फ्लेशन लो होती है तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इतना कम ग्रो करता है। रियल जीडीपी ग्रोथ तो अच्छा ग्रो करता है। लेकिन जो बैंकिंग और जो सेल्स है, टर्नओवर है, इन्वेंट्री की वैल्यू है, वो जो रिक्वायरमेंट्स है वो नॉमिनल, जो रियल लाइफ में जो एक्चुअल प्राइसेस पे डिपेंड करती है, जो इतने ग्रो नहीं किए हैं। तो मेरे ख्याल से लो इन्फ्लेशन की क्रेडिट ग्रोथ लो रही है। बैंक्स ने जो रिटेल और अनसिक्योर्ड सेगमेंट्स है उसमें भी थोड़ा कॉशन करके ब्रेक लगाया था। लेकिन अब आरबीआई और गवर्नमेंट का रवैया यही है कि भाई ये सेगमेंट्स में भी हमें लेंड करना चाहिए, पर्सनल एज वेल एज द एमएसएमई सेगमेंट। तो मेरे ख्याल से जैसे हमने बात की कि बिजी सीजन में एक्टिविटी बढ़ेगी, तो मेरे ख्याल से बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ भी फॉलो करेगी। और जैसे हमने कहा कि वैल्यूएशन और क्वालिटी की तो कोई इश्यू है नहीं। तो इट्स जस्ट दैट एक थोड़ी सी टेलविंड हमें चाहिए बाजार में इसके लिए। मेरी जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और ये न्यू एज स्टॉक्स में आप देखिए ना, आई मीन क्या फ्लो है, क्या मोमेंटम है, एटर्नल। जस्ट मैं अपनी बातचीत में इस स्टॉक का जिक्र कर रहा हूँ, आप ज़रूरी नहीं कि इस पर कमेंट करें, बट प्लेटफॉर्म फीस में एक बार फिर से बढ़ोतरी, और ये बढ़ा रहे हैं कन्विक्शन के साथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो कंज्यूम हो रही है, क्योंकि वो खप भी रही है। आपका व्यू क्या है? मतलब
एज ए इन्वेस्टर अभी इस मोमेंटम को खेलना चाहिए 1-2 साल के लिए? जरूर मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चरल स्टोरीज हैं। काफी सारी तो B2C है, हमारे कंज्यूमर कंजम्पशन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी लेड है। लेकिन सबसे बड़ी जो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, मैं स्पेसिफिक स्टॉक की बात नहीं करता हूँ, बट एज अ कॉन्सेप्ट ये जो न्यूएस्ट कंपनीज हैं जिन्होंने लार्ज कस्टमर बेस बना दिया है, चाहे वो स्मॉल टिकट साइज ही हो, लेकिन द शेयर नंबर ऑफ जो कस्टमर्स उन्होंने बिल्डअप किए हैं, चाहे वो B2B में हो B2C में हो। हमने देखा है लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, डिलीवरी कंपनीज हैं, ऑनलाइन रिटेलिंग कंपनीज हैं, बहुत सारी वैरायटीज की कंपनीज हैं ये न्यू एज में जो ऑनलाइन बिजनेस मॉडल से चला रही हैं। बट मेन जो है इसका स्ट्रेंथ वो कस्टमर बेस है, क्योंकि इतने करोड़ कस्टमर्स को प्लेटफॉर्म पे लाना एक बहुत हरक्यूलियन टास्क है। वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो हम देखते हैं कि सारे सब सेगमेंट्स में है, एक या दो या तीन या चार प्लेयर्स ही बचेंगे। तो उसका मतलब ये है कि वंस यू हैव दैट कस्टमर बेस, उसको मोनेटाइज करना फिर आसान हो जाता है। फिर बहुत सारे लीवर्स होते हैं मोनेटाइज करने के लिए। अमेजोन अगर आप देखें, जो ग्लोबल कंपनी है, उन्होंने 20 साल तक पैसा नहीं बनाया कंज्यूमर बिजनेस में, लेकिन जो कस्टमर बेस क्रिएट किया उसकी फिर जो जे कर्व आती है वो बहुत बड़ी बेनिफिट होती है। तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग, विच मीन्स के जो लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन बनती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ की वजह से, वो फिलॉसफी में ये स्टॉक्स अच्छी तरह से फिट होते हैं। इसलिए हम काफी पॉजिटिव हैं ये न्यू एज बिजनेस मॉडल्स पे। कस्टमर बेस जिसको आप वरीयता, जिसको आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अच्छा, NBFCs में स्पेशली HFC ये गोल्ड फाइनेंस कंपनियां, मिहिर जी, अब क्योंकि गोल्ड में अभी तक 1 लाख 2 हज़ार की ट्रिजेक्टरी पार नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो ट्रिजेक्टरी भी पार हो रही है। गोल्ड इज इन कम्प्लीटली न्यू जोन्स नाउ। आप NBFCs में कौन सी, कंज्यूमर फाइनेंस, HFCs या फिर गोल्ड फाइनेंस कंपनियां, किस पे फोकस कर रहे हैं आप इस वक्त? हमारा फोकस एनबीएफसी में अलग अलग सेगमेंट्स में है। कंज्यूमर कंज्यूमर फाइनेंसिंग करती है, उसमें भी हम पॉजिटिव हैं। गोल्ड फाइनेंस पे भी हम पॉजिटिव हैं। एसएमई और जो स्मॉल बिजनेसेस को फाइनेंस करती हैं उसमें भी हमारा एक्सपोजर है। क्योंकि हमें लगता है कि जो ये सेगमेंट्स हैं वहां पे एक तो प्राइसिंग पावर बेटर रहती है, जो मार्जिन्स वगैरह है वो बेटर रहती है। गवर्नमेंट का भी फोकस अच्छा है एसएमई लेवल पे खास करके। और गोल्ड फाइनेंस का एक जो बेनिफिट है, एक तो वो काफी सिक्योर्ड होता है, तो उसमें जो एसेट्स हैं वो डिस्पोज कर सकते हैं। तो जो अगर डिफॉल्ट होती है तो लॉस गिवन डिफॉल्ट इसमें कम होता है, क्योंकि गोल्ड इज सच अ लिक्विड एसेट, तो उसको इमीडिएटली रियलाइज कर सकते हैं। तो मार्जिन अच्छे हैं। डिफॉल्ट की वजह से अगर होता भी है तो रिकवरी अच्छी हो जाती है। मोर इम्पोर्टेंटली जैसे गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो जो कैपेसिटी टू बोरो है वो बोरो की बढ़ जाती है, तो कैपेसिटी ऑफ द लेंडर टू लेंड आल्सो इंक्रीजेस। तो हमने देखा है कि जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनकी जो क्रेडिट बुक है उनकी भी ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि एंड स्ट्रक्चरली हमारा गोल्ड पे व्यू पॉजिटिव है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट बेसिकली माहौल ग्लोबली ऐसा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो डेट लेवल्स बढ़ गए हैं और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, फिस्कल और ट्रेड इश्यूज को से बाहर आने के लिए और ग्रोथ मेंटेन करने के लिए उनके पास मनी प्रिंटिंग के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। और जब मनी प्रिंटिंग होती है तो इन्फ्लेशन होती है, तो इन्फ्लेशन होती है तो गोल्ड सिल्वर अदर प्रेशियस मेटल्स जो है एसेट्स रियल एस्टेट वगैरह, वो उसका वैल्यू बढ़ती है। और मेरे ख्याल से उसकी वजह से गोल्ड एनीवे स्ट्रक्चरल एक बुल रन में है। उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो सेगमेंट है उसमें अच्छी ग्रोथ आ सकती है। ओके, चलिए, तो ये इस समय गोल्ड फाइनेंस और गोल्ड स्टॉक्स पर एक व्यू आपकी तरफ से। मेहर जी, यूएस सेंट्रिक फार्मा कंपनियों पर अब आपका क्या व्यू है? क्या ये टैरिफ के डर में जिएंगी कंपनियां, या फिर इन लेवल्स पर आप बाइंग करेंगे? देखिए फार्मा में जो जेनरिक्स कंपनी है वो इवन बिफोर टैरिफ्स जो प्राइसिंग पावर थे वगैरह वो कमोडिटाइज होके मेरे ख्याल से इतनी पॉजिटिविटी नहीं है जेनरिक्स में, बिकॉज मेरे ख्याल से ये मैच्योर सेक्टर हो गया है, काफी कॉम्पिटिटिव सेक्टर हो गया है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जो कंपनीज कर रही हैं, जो एक थोड़ा हायर एंड वर्क कर रही हैं, जहाँ पे एंट्री बैरियर ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेस ज्यादा है, वो जो कैटेगरीज हैं उसमें हमारी एक्सपोजर ज्यादा है।
और मुझे नहीं लगता है कि फार्मास्यूटिकल एज अ सेक्टर को जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है इतना जल्दी डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि ये सबसे गरीब वर्ग और सबसे मिडिल क्लास जो है उसको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है। एज इट इज हेल्थ केयर कॉस्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यूएस में पॉलिटिकल मुद्दा है, तो उसको छेड़ेंगे तो मुझे मेरे ख्याल से पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि जब बात कर रहे हैं कि आईफोन का प्राइस बढ़ सकता है अगर आउटसोर्सिंग नहीं हुई, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को भी बाहर रखा गया है। तो जो ग्राउंड लेवल पे जो मासिस को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी डे टू डे में, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, यूएस में ऑटो के बिना तो कोई कहीं जा ही नहीं सकता। तो ये सेगमेंट्स को अभी तक बाहर रखा है, तो मेरे ख्याल से बाहर ही रहेगा, तो वैसा कोई रिस्क नहीं है। तो हमारी जो R&D लिंक्ड कस्टम मैन्युफैक्चरिंग CDMO वाली जो कंपनीज हैं वहां पे ज्यादा फोकस रहेगी। होपफुली वहां पे टैरिफ का कोई थ्रेट नहीं आना चाहिए।